हे और मैकिनले। जॉन हे इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में हमारे अक्सर मेहमान थे और 1898 में स्किब्बो में हमारे पास आने से ठीक पहले प्रेसिडेंट मैकिनले ने उन्हें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनने के लिए घर बुलाया। उस ऑफिस में ऐसा रिकॉर्ड बहुत कम लोगों ने बनाया है। उन्होंने लोगों को अपनी ईमानदारी पर पूरा भरोसा दिलाया और उनके सपने हमेशा ऊंचे रहते थे। उन्हें युद्ध से नफरत थी और जब उन्होंने इसे कहा तो उनका वही मतलब था जो उन्होंने कहा था, इंसान की सबसे क्रूर और फिर भी सबसे बेकार बेवकूफ़ी। जब मैं न्यूयॉर्क जाते समय लंदन में उनसे और हेनरी वाइट, सेक्रेटरी ऑफ लेगेशन और बाद में फ्रांस में एम्बेसडर से मिला, तो फिलीपींस पर कब्ज़ा एक बड़ा सवाल था। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि दूर और अलग-अलग जगहों से बचने और अपने साम्राज्य को महाद्वीप के अंदर रखने, खासकर मिलिट्रिज़्म के भंवर से दूर रखने की हमारी पारंपरिक पॉलिसी से गंभीर बदलाव के प्रस्ताव पर हमारे विचार एक जैसे थे। हे व्हाइट और मैंने लंदन में हे के ऑफिस में हाथ मिलाया और इस पर सहमत हुए। उससे पहले उन्होंने मुझे यह नोट लिखा था। लंदन, 22 अगस्त 1898। मेरे प्यारे कार्नेगी, मैं आपको स्किबो ग्राउस और आपके अच्छे लेटर के लिए धन्यवाद देता हूँ। पिछले हफ्ते मैंने जितने अच्छे और बिना वजह के शब्द सुने और पढ़े हैं, उन्हें सुनना एक गंभीर और दिलचस्प बात है। मुझे लगता है कि वे किसी और आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि मुझसे काम करने की उम्मीद की जा रही है। काश थोड़ी-सी अच्छाई तब तक बची रहती, जब तक मैं आखिरकार ऑफ़िस नहीं छोड़ देता। मैंने नॉर्थ अमेरिकन में आपका आर्टिकल बहुत दिलचस्पी से पढ़ा है। अभी की हालत में मैं ये नहीं कह सकता कि मैं आपसे कितना सहमत हूँ। मेरे मन में बस एक ही सवाल है कि अब हम फ़िलीपींस से कितनी दूर जा सकते हैं? मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि यह ज़रूरी सवाल मुझे हल करने के लिए नहीं दिया गया। ये एक अजीब किस्मत थी जिसने उन्हें वही काम सौंपा, जिसके लिए उन्होंने खुद को बधाई दी थी, जो कभी उनका नहीं होगा। बॉक्सर की मुश्किलों में वे पहले अकेले चीन के दोस्त थे और उसके लिए शांति की सही शर्तें हासिल करने में कामयाब रहे। ब्रिटेन के लिए हमारी अपनी नस्ल के हिस्से के तौर पर उनका सम्मान गहरा था और यहाँ प्रेसिडेंट पूरी तरह से उनके साथ थे और क्यूबा युद्ध में स्पेन का साथ देने वाली दूसरी यूरोपियन ताकतों के खिलाफ खड़े होने के लिए ब्रिटेन के बहुत शुक्रगुजार थे। पनामा कैनाल से जुड़ी हे पॉन्सेफोर्टे ट्रीटी हम में से कई लोगों को ठीक नहीं लगी। सीनेटर एल्किंस ने मुझे बताया कि न्यूयॉर्क ट्रिब्यून में दिए गए मेरे ऑब्जेक्शन उस दिन उनके पास पहुंचे जिस दिन उन्हें इस पर बोलना था और वे काम के थे। आर्टिकल छपने के तुरंत बाद वॉशिंगटन जाकर मैं सीनेटर हैना के साथ सुबह सुबह व्हाइट हाउस गया और पाया कि प्रेसिडेंट ट्रीटी में सीनेट के अमेंडमेंट को लेकर बहुत परेशान थे। मुझे सीनेट की ज़रूरतों को लेकर ब्रिटेन की तुरंत मंजूरी पर कोई शक नहीं था और मैंने ऐसा ही कहा। वह कोई भी समझदारी वाली बात देंगी क्योंकि हमें ही उस काम के लिए फंड देना था जिससे उन्हें हमारे बाद सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता। सीनेटर हैना ने पूछा कि क्या मैंने जॉन को देखा है, जैसा कि वह और प्रेसिडेंट मैकिनले हमेशा मिस्टर हे को बुलाते थे। मैंने कहा कि नहीं। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनके पास जाकर उनका हौसला बढ़ाऊं क्योंकि वह अमेंडमेंट को लेकर दुखी थे। मैंने वैसा ही किया। मैंने मिस्टर हे को बताया कि क्लेटन बुलवर ट्रीटी में सीनेट ने बदलाव किया है और अब यह बात शायद ही किसी को पता थी और किसी को इसकी परवाह नहीं थी। हे पॉन्सेफोर्टे ट्रीटी को बदलाव के साथ ही लागू किया जाएगा और किसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि यह अपने असली रूप में है या नहीं। उन्हें इस पर शक था और उन्होंने सोचा कि ब्रिटेन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होगा। इसके कुछ समय बाद उनके साथ खाना खाते हुए उन्होंने कहा कि मैं एक सच्चा पैगंबर साबित हुआ हूँ और सब ठीक है। बेशक ठीक था। ब्रिटेन ने असल में हमें बता दिया था कि वह नहर बनना चाहता है और वह जैसा चाहे वैसा काम करेगा। नहर अब वैसी ही है जैसी होनी चाहिए, यानी पूरी तरह से अमेरिकी, जिसमें कोई इंटरनेशनल दिक्कतें मुमकिन नहीं हैं। शायद उस समय इसे बनाने लायक नहीं था, लेकिन काल्पनिक दुश्मनों से लड़ने के लिए विनाशकारी समुद्री राक्षस बनाने के बजाय इस पर 3 या 4 100 मिलियन खर्च करना बेहतर था। एक का नुकसान हो सकता है और वहीं खत्म हो सकता है। दूसरा युद्ध का कारण हो सकता है, क्योंकि अक्सर बुरे काम करने के तरीकों को देखकर काम बुरे हो जाते हैं। मिस्टर हे की सबसे बड़ी दुश्मन सीनेट थी। इसी बात पर और सिर्फ इसी बात पर वह सही गलत की अनदेखी कर रहे थे। जब सीनेट ने एक शब्द बदलने की हिम्मत की, एग्रीमेंट की जगह
ट्रीटी शब्द इस्तेमाल किया, जो 1905 की प्रस्तावित आर्बिट्रेशन ट्रीटी में सिर्फ एक जगह आया था, तो वह बेवजह भड़क गए। मुझे लगा कि यह काफ़ी हद तक खराब सेहत की वजह से था, क्योंकि उस समय तक करीबी दोस्तों को यह साफ हो गया था कि उनकी सेहत बहुत खराब थी। आखिरी बार मैंने उन्हें उनके घर पर लंच के समय देखा था, जब सीनेट द्वारा बदला गया आर्बिट्रेशन ट्रीटी प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के विचाराधीन था। पूर्व सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉस्टर की अगुवाई में आर्बिट्रेटर ने प्रेसिडेंट से बदली हुई ट्रीटी को मंजूरी देने की अपील की। हमें लगा कि वह इसके पक्ष में हैं, लेकिन सेक्रेटरी हे के साथ मेरी बाद की बातचीत से मैंने देखा कि प्रेसिडेंट की सहमति बहुत ज़्यादा महसूस होगी। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर रूजवेल्ट का ट्रीटी को रिजेक्ट करने का फैसला मुख्य रूप से अपने प्यारे दोस्त जॉन हे को उनकी बीमारी में आराम देने के लिए था। मुझे यकीन है कि मुझे लगा था कि मैं बहुत मुश्किल से ही कुछ ऐसा कर पाऊंगा जिससे उस नेक इंसान को गुस्सा आए, लेकिन इस बात पर हे अड़े रहे। सीनेट के सामने सरेंडर नहीं किया। उनके घर से निकलते हुए मैंने मिसेस कार्नेगी से कहा कि मुझे शक है कि हम अपने दोस्त से फिर कभी मिल पाएंगे। हम कभी नहीं मिले। वॉशिंगटन के कार्नेगी इंस्टीट्यूशन, जिसके हे शुरू से ही चेयरमैन और ट्रस्टी थे, को उनका सपोर्ट और पूरा ध्यान मिला, और समझदारी भरी सलाह के लिए हम उनके बहुत एहसानमंद थे। एक स्टेट्समैन के तौर पर उन्होंने कम समय में और ज़्यादा पक्के अंदाज में अपनी पहचान बनाई, जितना मैं किसी को नहीं जानता। और इसमें शक हो सकता है कि किसी पब्लिक आदमी के इतने गहरे दोस्त कभी रहे हों। उनके एक नोट्स को मैंने बहुत समय से संभाल कर रखा है। यह मेरे साहित्यिक घमंड के लिए सबसे ज़्यादा तारीफ करने वाला होता, लेकिन मुझे उनके बहुत प्यारे स्वभाव और अपने दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा प्यार के बारे में पता नहीं था। आज जब मैं यह लिख रहा हूँ, तो दुनिया मेरे लिए और भी बेकार हो गई है, क्योंकि वह इसे छोड़ चुके हैं। स्पेनिश युद्ध क्यूबा क्रांति की डरावनी खबरों से शुरू हुई जोश की लहर का नतीजा था। प्रेसिडेंट मैकिनले ने इससे बचने की बहुत कोशिश की। जब स्पेन के मंत्री वॉशिंगटन से चले गए, तो फ्रांस के राजदूत स्पेन के एजेंट बन गए और शांतिपूर्ण बातचीत जारी रही। स्पेन ने क्यूबा के लिए ऑटोनॉमी की पेशकश की। प्रेसिडेंट ने जवाब दिया कि उन्हें ठीक से नहीं पता कि ऑटोनॉमी का क्या मतलब है। वह क्यूबा के लिए वही अधिकार चाहते थे जो कनाडा के पास थे। वह इन्हें समझते थे। फ्रांस के मंत्री ने प्रेसिडेंट को एक केबल दिखाया जिसमें कहा गया था कि स्पेन ने यह मंजूरी दे दी है, और वह प्यारे आदमी मान रहे थे कि सब कुछ तय हो गया है। और ऐसा ही था, जाहिर है। स्पीकर रीड अक्सर न्यूयॉर्क में रविवार सुबह मुझसे मिलने आते थे। उस साल यूरोप से मेरे लौटने के तुरंत बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि उन्होंने पहले कभी हाउस पर कंट्रोल नहीं खोया था। एक पल के लिए उन्होंने कुर्सी छोड़कर फ्लोर पर जाकर हाउस को एड्रेस करने और उसे शांत करने की कोशिश करने के बारे में सोचा। ये बात बेकार में बताई गई कि प्रेसिडेंट को स्पेन से क्यूबा के लिए सेल्फ गवर्नमेंट की गारंटी मिली थी। अफ़सोस, बहुत देर हो चुकी थी, बहुत देर हो चुकी थी। वैसे भी स्पेन यहाँ क्या कर रहा है? कांग्रेस का यह सवाल था। कांग्रेस में डेमोक्रेट्स के साथ युद्ध के लिए वोट करने के लिए काफ़ी रिपब्लिकन सहमत हो गए थे। हाउस में गुस्से का तूफान आ गया, जो बेशक हवाना हार्बर में युद्धपोत मैन के दुर्भाग्यपूर्ण धमाके से और तेज हो गया, जिसे कुछ लोग स्पेनिश काम मानते थे। स्पेन को उसकी स्किल और एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा क्रेडिट दिया गया। युद्ध का ऐलान कर दिया गया। सीनेटर प्रॉक्टर के क्यूबा में देखे गए कंसंट्रेशन कैंप के बयान से हैरान रह गया। देश ने इस आवाज़ का जवाब दिया। वैसे भी स्पेन यहाँ क्या कर रहा है? प्रेसिडेंट मैकिनले और उनकी शांति पॉलिसी को छोड़ दिया गया, और उनके पास देश के साथ जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। सरकार ने तब ऐलान किया कि जंग इलाका बढ़ाने के लिए नहीं की गई थी, और क्यूबा से आज़ादी का वादा किया गया था। एक वादा जिसे ईमानदारी से निभाया गया। हमें ये याद रखना चाहिए, क्योंकि ये जंग की एक खुशी देने वाली बात है। फिलीपींस पर कब्जा एक दाग छोड़ गया। वे सिर्फ इलाका हासिल करने के लिए नहीं थे। उन्हें स्पेन से घसीटा गया था, जो तैयार नहीं था, और उनके लिए $20 मिलियन दिए गए थे। स्पेन से लड़ने में फिलिपिनो हमारे साथी थे। प्रेसिडेंट की लीडरशिप में कैबिनेट इस बात पर राजी हो गई थी कि सिर्फ फिलीपींस में एक कोयला स्टेशन मांगा जाना चाहिए, और कहा जाता है कि केबल ने पेरिस में पीस कमिश्नरों को सबसे पहले यही इंस्ट्रक्शन दिए थे।
प्रेसिडेंट मैकिनले ने फिर पश्चिम का दौरा किया और ज़ाहिर है, जब उन्होंने झंडे और डेवी की जीत के बारे में बात की, तो सबने उनका स्वागत किया। वे लौटे, इस बात से इम्प्रेस हुए कि पीछे हटना पसंद नहीं किया जाएगा और अपनी पुरानी पॉलिसी बदल दी। मुझे उनके कैबिनेट के एक सदस्य ने बताया कि हर सदस्य इस फैसले को पलटने के पक्ष में था। एक सीनेटर ने मुझे बताया कि जज डे, जो पीस कमिश्नर में से एक थे, ने पेरिस से एक विरोध पत्र लिखा था, जो अगर कभी छपा तो वॉशिंगटन के फेयरवेल एड्रेस के बाद दूसरे नंबर पर आता। कितना अच्छा था। इतना ये अलग-अलग बातें हैं। ये जल्द ही देखा गया। मिस्टर ब्रायन के पास एक समय स्पेन के साथ शांति संधि के इस पहलू को सीनेट में हराने का अधिकार था। मैं इसे लागू करने की कोशिश करने के लिए वॉशिंगटन गया और वोट होने तक वहीं रहा। मुझे बताया गया कि जब मिस्टर ब्रायन वॉशिंगटन में थे, तो उन्होंने अपने दोस्तों को सलाह दी थी कि संधि को पास होने देना पार्टी की अच्छी पॉलिसी होगी। इससे लोगों के सामने रिपब्लिकन पार्टी की बदनामी होगी कि क्रांति के लिए 20 मिलियन देना किसी भी पार्टी को हरा देगा। ब्रायन के 7 पक्के आदमी फिलीपींस के विलय के खिलाफ वोट देने के लिए बेचैन थे। मिस्टर ब्रायन ने इस बारे में न्यूयॉर्क में मुझसे मिलने के लिए फ़ोन किया था, क्योंकि खरीद का मेरा विरोध बहुत साफ था और अब मैंने उन्हें ओमाहा में तार भेजकर स्थिति समझाई और उनसे गुजारिश की कि वे मुझे तार भेजें ताकि उनके दोस्त अपनी समझ का इस्तेमाल कर सकें। उनका जवाब वही था जो मैंने कहा था। बेहतर होगा कि रिपब्लिकन इसे पास करें और फिर इसे लोगों के सामने जाने दें। मुझे लगा कि ऐसे मुद्दे को, जिसके बुरे नतीजे हो सकते हैं, सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स के तहत रखना उनके लिए ठीक नहीं है। इस कदम को पास करने के लिए स्पीकर के वोट की ज़रूरत थी। मिस्टर ब्रायन का एक शब्द देश को इस मुसीबत से बचा सकता था। मैं कई सालों तक उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर सका। वह मुझे ऐसे आदमी लगे थे जो पार्टी के फायदे के लिए अपने देश और अपनी निजी सोच को कुर्बान करने को तैयार थे। जब मैंने वोट के तुरंत बाद प्रेसिडेंट मैकिनले से मुलाकात की, तो मैंने उनके सपोर्ट के लिए अपने बड़े विरोधी पर निर्भर होने पर दुख जताया। मैंने उन्हें बताया कि उनकी जीत कैसे हुई और सुझाव दिया कि उन्हें मिस्टर ब्रायन को शुक्रिया कहना चाहिए। हजारों मील दूर एक कॉलोनियल कब्जा प्रेसिडेंट मैकिनले और असल में सभी अमेरिकी नेताओं के लिए एक नई समस्या थी। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि इसमें क्या-क्या परेशानियां, खौने और खतरे होंगे। यहाँ रिपब्लिक ने अपनी पहली बड़ी इंटरनेशनल गलती की। एक ऐसी गलती जिसने उसे इंटरनेशनल मिलिट्री और एक बड़ी नेवी के भंवर में धकेल दिया। तब से नेताओं में कितना बड़ा बदलाव आया है। कुछ हफ्ते पहले 1907 में व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के साथ डिनर पर उन्होंने कहा, अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में उन 2 लोगों से मिलना चाहते हैं जो फिलीपींस से बाहर निकलने के लिए सबसे ज़्यादा बेचैन हैं, तो वे ये हैं, सेक्रेटरी टैफ्ट, और खुद की ओर इशारा करते हुए। तो फिर आप क्यों नहीं? मैंने जवाब दिया। अमेरिकी लोग सच में खुश होंगे, लेकिन प्रेसिडेंट और जज टैफ्ट दोनों का मानना था कि हमारा फ़र्ज़ है कि हम पहले आइलैंड्स को सेल्फ गवर्नमेंट के लिए तैयार करें। ये पॉलिसी है, जब तक तैरना ना सीख लो, पानी में मत जाओ, लेकिन डुबकी लगानी ही होगी और किसी दिन लगाई जाएगी। ये ज़ोर दिया गया कि अगर हम फ़िलीपींस पर कब्ज़ा नहीं करते तो जर्मनी कर लेगा। ज़ोर देने वालों को ये कभी नहीं लगा कि इसका मतलब ये होगा कि ब्रिटेन इस बात पर राज़ी हो जाएगा कि जर्मनी को मकाओ में एक नेवल बेस बनाना चाहिए, जो ब्रिटेन के ईस्ट में नेवल बेस से थोड़ी ही दूरी पर है। ब्रिटेन उसे लिवरपूल से 80 मील दूर आयरलैंड के किंगस्टन में एक बेस बनाने की इजाज़त दे देगा। मुझे यह सुनकर हैरानी हुई कि जज टैफ्ट जैसे लोग, हालांकि वे शुरू में इस कब्जे के खिलाफ थे, यह वजह बता रहे थे। जब हम यह खतरनाक कदम उठाए जाने के बाद इस सवाल पर बात कर रहे थे, लेकिन हम विदेशी रिश्तों के बारे में बहुत कम जानते हैं। हम अब तक एक मजबूत देश रहे हैं। अगर हम कभी कुछ और बन गए तो ये एक दुख की बात होगी।